पब्लिक है, ये सब जानती है। सर्जरी वर्जरी सब लोग लिख रहे हैं फेसबुक पे, कितने लोगों का मुंह फूटा होगा उस सड़क पे। एनडीए प्रत्याशी को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगी तो मैं शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करूँगी, तो उनको ये भी नहीं मालूम था इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी यहाँ पे है। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? आप लोग को अब कोई नेता टिकट नहीं देगा। मतलब वैश्य समाज में एक भी व्यक्ति शिवहर का बेटा नहीं मिला था जिसको टिकट दिया जा सके, तो वह कमीशन भी देगा, फिर आपकी धौंस भी खाएगा। सब बार नीतीश जी लोग टिकट ओके किया, उन सब का टिकट कटा इस बार। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक के पैसे मांगे जा रहे हैं, घूस मांगे जा रहे हैं। तो उसी टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं लालू जी के पास। और लालू जी कहते हैं कि सर वहाँ से मजबूत उम्मीदवार दे दिया है। ऐसा जनप्रतिनिधि जो कभी नज़र ही नहीं आता है। अगर बेटा जाके बाप को बोलेगा कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है, टाटर खुद ही अपना टिकट कटवाता है जाके। पिछले कई वर्षों से विकास रुक सा गया। नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वह बिहार के कद्दावर नेता पंडित रघुनाथ झा जी के पौत्र हैं और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। शिवहर में इनका लगातार जनसंपर्क अभियान चलता रहा है और अब ये राष्ट्रीय जनता दल से शिवहर के प्रत्याशी हैं। आज हम नवनीत भैया से बात करेंगे कि जिले से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के विषय में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिवहर में बाहरी भीतरी एक बड़ा मुद्दा है। तो बाहरी भीतरी के को अगर परे कर दिया जाए तो आपका विकास के दृष्टिकोण से कौन सा एजेंडा है? जब आप शिवहर के विधायक बनेंगे तो कौन से काम प्रमुखता से आप करना चाहेंगे? देखिए मुकुंद जी, यहाँ अब क्या है कि पिछले कई वर्षों से विकास रुक सा गया है। शिवहर जिला बना 1994 में, उसके पहले ब्लॉक बना 80 के दशक में, दोनों ही बना स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के अथक प्रयास से। और उसके बाद वो 99 में 98 के उपचुनाव में हार गए और 99 में गोपालगंज से लोकसभा चुनाव जीत रहे, तो एक तरह से शिवहर की राजनीति से दूर हो गए। और अभी हम लोग ये चीज़ देखते हैं, जैसे सड़कों की जो हालात है, जो कहतरवा जाने वाली सड़क है उसकी हालात आप देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कितने लोगों का मुंह फूटा होगा उस सड़क पे। और उस पर मतलब कि हर जाति के लोग जाते हैं, हर समाज के संप्रदाय के लोग जाते हैं, तो संप्रदाय या जाति पूछ के वो सड़क मुँह नहीं फोड़ती है किसी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, देखिए कितना बुरा हाल है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, क्योंकि आपने विकास वाला पहला होना चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि जो कभी नज़र ही नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि लोग क्यों चुनते हैं? जनप्रतिनिधि जो चुन के जाएगा वो उनकी आवाज़ को विधानसभा या लोकसभा में उठाएगा। जनप्रतिनिधि एक माध्यम है सरकार तक जनता की बात को पहुंचाने के लिए। तो जब जनप्रतिनिधि नज़र ही नहीं आएगा या जनप्रतिनिधि को ये मालूम ही ना हो कि जनता के मुद्दे क्या हैं, तो मुद्दा उठाए रहते। बहुत लोग सीधे बोल देते हैं विकास नहीं हुआ। क्या आपको शिवहर के बारे में कुछ मालूम है? शिवहर में कितने प्रखंड हैं, कितने पंचायत हैं, शिवहर कब जिला बना, शिवहर में मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ तक कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखते हुए कि हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और जिस दल से प्रत्याशी हैं उसी दल के उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हमारे अभिभावक नीतीश जी, उन्होंने छतौना का इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया था 2003 जनवरी में, आप लोग को याद होगा। और उन प्रत्याशी उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगी तो मैं शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करूँगी, तो उनको ये भी नहीं मालूम था इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी यहाँ पे है छतौना में। तो अब ऐसी ऐसी विडम्बना हम लोग के सामने है। तो जो आपने कहा कि बाहरी और भीतरी का मुद्दा इसलिए हो जाता है मुकुंद जी, क्योंकि बाहरी जो होता है उसको बहुत सारी चीज़ें क्या उसको कुछ भी नहीं मालूम होता क्षेत्र, और उसका वो अटैचमेंट नहीं होता है उस जगह से। उसका अटैचमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको इस जगह से एक ही सरोकार है कि उसको यहाँ से पद पाना है, उसको यहाँ से सत्ता चाहिए। ये हम लोग काफ़ी वर्षों से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ आके चुनाव लड़ना उससे सिर्फ सत्ता पाने का माध्यम है। हम लोगों को मालूम है, हम लोग यहाँ रहे हैं, हम लोग का परिवार यहाँ रहा है, हम लोग के पास बहुत बड़ी चीज़ है होने के लिए और वो है प्रतिष्ठा। तो हम लोग को उसका डर है। बाहरी को क्या है, जीतेगा 5 साल भी नहीं आएगा, उसके बाद लोग उसको खोजते रहेंगे, कहीं और दूसरे सीट पे चला जाएगा। हार जाएगा उसको ऐसे भी नज़र नहीं आएगा। अब आप सोचिए ना कि दुख की बात है कि जब उनके उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, एनडीए प्रत्याशी को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। सर्च किया होगा गूगल पे कि भाई कौन है,
जब सर से पता चला होगा तब पता चले भाई अच्छा ये एनडीए प्रत्याशी। मतलब वैसे समाज में एक भी व्यक्ति शिवहर का बेटा नहीं मिला था जिसको टिकट दिया जा सके, या उतना सक्षम नहीं था टिकट लेने के लिए हर तरीके से कि उसको टिकट नहीं मिला। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आजकल राजनीति में कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते हैं और टिकट जो है अचानक से किसी और को, ऐसे लोग को दे दिया जाता है जो कहीं से नहीं रेस में थे। तो ये राजनीति में नए लोग कैसे जुड़ेंगे जब इस तरह से कार्यकर्ता कोई क्यों बनेगा किसी भी दल का जो अगर खरीद बिक्री हो जाता है? जी अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है क्योंकि, और ये बहुत दुखद है क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कोई कार्यकर्ता जो 10 साल से मेहनत कर रहा होता है उसको दरकिनार दिया जाता है और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। एक बार हमारी बैठक चल रही थी राजा, तो हमने बोला कि आप लोग को अब कोई नेता टिकट नहीं देगा। तो उन्होंने बोला क्यों? बोले क्योंकि आप लोग खुद जाते हैं लालू जी के पास और लालू जी कहते हैं कि सर वहाँ से मजबूत उम्मीदवार दे जाए। तो मजबूत का मतलब क्या है? जो बाहुबली हो, धन बली हो, जो एक बार उठे तो उसके डर के मारे सब लोग बैठ जाएं। तो आप लोग खुद जाके बोलते हैं, तो फिर आप अगर टिकट मांगिएगा तो फिर आपको टिकट कैसे मिलेगा? क्योंकि टिकट कैसे मिलेगा आपको? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि कार्यकर्ताओं की जब कोई डिमांड नहीं की जाएगी या मांग नहीं रखी जाएगी तो उनको फिर टिकट कैसे मिलेगा? कार्यकर्ता खुद ही अपना टिकट कटवाता है जाके। तो लालू जी क्यों देने? लालू बताइए तो खुद ही बोल रहा है कि भाई पैसा चाहिए थी, कहाँ से लड़ेगा? तो ये तो अब राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू तो अब बन चुका है जो लास्ट 10 साल में हमने देखा। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं पूरे चुनाव के दौरान? देखिए मुकुंद जी, पूरे बिहार में शिवहर ही नहीं, पूरे बिहार में लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन है और जो दल हैं वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वोट कटर्स के, वोट कटुए की स्थिति में लड़ाई महागठबंधन एनडीए में। लोकसभा चुनाव निकाले देख लीजिए यहीं शिवहर का, बहुत सारे प्रत्याशी थे जो बहुत दमखम दिखा रहे थे, 12,000-13,000 में थे। मूड किसके बीच में बटा? ऋतु जायसवाल जी और रवि आनंद जी के बीच में लगभग 9 लाख वोट तो इन्हीं दोनों के बीच में बटा, 80% के 85% के आसपास। तो दो तरफा लड़ाई है एनडीए बनाम महागठबंधन। तो मुख्य मुकाबला हम लोग का उन्हीं से एनडीए के जो प्रत्याशी। अच्छा, एक ये इशू है शिवहर में जो कि यहाँ आम लोगों का ये सवाल है कि शिवहर में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, जैसे कि यहाँ अब भी मरीज को रेफर कर दिया जाता है, एमए का पढ़ाई नहीं होता है, करप्शन जैसा कि आप उठाएं। तो ये तो तीनों समस्या के समाधान के लिए जब आप विधायक बने तो प्रयास किस दिशा के, मतलब किस प्रकार से प्रयास करेंगे? नहीं, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल बने शिवहर में, रेफरल हॉस्पिटल ही ना रहे, और जितनी भी चीज़ें, तो देखिए अगर इसमें अगर कोई जाके इन चीज़ों को अच्छे से उठाएगा, कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि किसी भी ज़िले में विकास नहीं जाए, पर क्योंकि अगर बेटा जाके बाप को बोलेगा कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है, तब ना बाप को पता चलेगा। बाप को पता ही नहीं चलेगा कि बेटा क्या चाहता है तो बेटा करेगा, बाप करेगा क्या? तो यहाँ तो ऐसे है कि भाई अब सांसद या विधायक जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ बोलता ही नहीं है, तो फिर विकास होगा कैसे? तो ये तो आपका दायित्व है ना, आप जाके बताइए ना उसको। कोई मुख्यमंत्री क्यों आते हैं? तेजस्वी जी कल मुख्यमंत्री बनते हैं, युवा मुख्यमंत्री, क्या ऐसा काम नहीं है जो आप उनको, आप तो खुद पूछना, बताइए क्या काम है जो हमारे माध्यम से हो? हुआ नहीं। देवकुली में जो काम हुआ तो आखिर उस समय पर्यटन विभाग के मंत्री तो वही थे, सीतामढ़ी में जो हुआ तो पर्यटन विभाग के मंत्री वही थे। आज जो ड्रेनेज सिस्टम में काम हुआ तो उसके भी मंत्री वही थे। हेल्थ में जो काम हुआ है, जो हॉस्पिटल में जो भी मतलब की सुविधाएं हुई और जो हॉस्पिटल में मतलब डेवलपमेंट हुआ वो किसने कराया? स्वास्थ्य मंत्री भी वही थे। तो ये 5 लाख नौकरियाँ भी उन्हीं के रिजीम में मिली। तो जो काम जिसने किया है उसका काम अगर सड़क पे दिख जाए, आदरणीय नीतीश जी ने पहले 5 साल काम किया तो उसकी कमाई आज तक खा गई। 2013 में जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा तो पिछले 12 साल 13 साल में उनका सिर्फ एक फोकस पे रहा है किसी तरह हम कुर्सी पे बने रहें, कभी आरजेडी के समर्थन से, कभी लालू जी के समर्थन से, तो कभी प्रधानमंत्री जी के समर्थन से। विकास पे फोकस उनका नहीं रहा 13 के बाद, भाई किसी तरह हम सत्ता में रहें। और आज तो वैसी अचेत अवस्था में चले गए हैं कि टिकट जिन लोगों को मिला है, जिन लोगों को टिकट ओके किया, आज उनके राजनीतियों ने पहली बार ऐसा हुआ, नीतीश जी जिन लोग टिकट ओके किया उन सब का टिकट कटा इस बार जेडीयू में, एक को भी टिकट नहीं दिया गया। तब ये तो परिस्थिति है।
हाँ, एक और बड़ा ये आखिरी सवाल है, जो कि व्यस्तता आपको भी काफ़ी है और कई जगह जाना है चुनावी दौरे के बीच में, तो आखिरी सवाल ये है कि शिवहर में जैसा कि हम देख पाते हैं कि विभिन्न कार्यालयों में भले ही लोग भ्रष्टाचार के नाम लेके चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन आज इतना भ्रष्टाचार है कि एक भी काम बिना रिश्वत के हो नहीं पाता है। तो इस दिशा में शिवहर के लोग चाहते हैं कि कुछ प्रयास हो, तो लोग चाहेंगे कि इस दिशा में आप निश्चित रूप से प्रयास करें, और आप ये चाहेंगे कि आपके लिए इस टॉपिक के लिए क्या रोड मैप है, किस तरह से करप्शन दूर होगा शिवहर में? देखिए, पहले तो ये है कि हमने बहुत जगह देखा है, बड़ा सक्सेसफुल मॉडल महाराष्ट्र में हम लोगों ने गोपीनाथ मुंडे जी का भी देखा है कि वो एमएलए जब थे तो हर प्रखंड में जो वहाँ होते थे, एक दिन वो बीडीओ को बोलते थे, तो जब सरकार होती तो बीडीओ आपकी बात तब मानेगा जब सरकार आपकी होगी, तो बोलते थे तो मेरे साथ बैठो प्रखंड में बैठते थे और उनके सामने में लोग आते थे 3 घंटे 4 घंटे, बोलते थे जो काम है यहाँ कराओ। अब उसकी हिम्मत नहीं होती थी वीडियो पे कि एमएलए के सामने साइन करने के लिए बोले या कि पैसा दो, कोई उस समय डॉक्यूमेंट्स भी कम होते थे मतलब उस समय। लेकिन ये एक मॉडल है। दूसरा ये मॉडल है कि मान लीजिए कि अगर आपको एमएलए बैठा हुआ है और एमएलए खुद ही कमीशन नहीं लेगा ऑफिस से, तो एमएलए क्यों डरेगा? अब जो जनप्रतिनिधि खुद ही कमीशन लेगा ऑफिस से, तो वह कमीशन भी देगा फिर आपकी धौंस भी उठाएगा, दोनों चीज़ कैसे होगी? एक ही चीज़ होगी ना। तो फिर तो वही चीज़ है, जो एमएलए कमीशन नहीं लेगा वो धौंस दिखाएगा वहाँ पर। और ये बात तो सही है, शिवहर का पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल है कि मतलब आपको क्या कहेंगे, एक छोटे से छोटे कागज के लिए भी कि एक अगर मतलब कि कोई आदमी मर जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक के पैसे मांगे जा रहे हैं, घूस मांगे जा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा क्या हम लोग के यहाँ का आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि तरड़िया का एक लड़का था, दलित समाज से आता था, 2 महीना पहले पटना में उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल बॉडी नहीं दे रही थी। जानते कितनी रकम थी? मात्र 6200 का रकम बकाया था, वो बॉडी नहीं दे रहा। हम इंटरव्यू किया तब जाके बॉडी दी। ये तो परिस्थिति है। और उसी टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं, सुन लीजिए, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत सारे फेसबुक पोस्ट में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना, सर्जरी वर्जरी सब लोग लिख रहे हैं फेसबुक पे, तो हम क्या बोलेंगे उसके बारे में? सब लोग जानते हैं, पब्लिक है ये सब जानती है। भैया आखिरी एक लास्ट सवाल है कि आप खुद भी यंग हैं और शिवहर में युवाओं के बीच एक चेतना जागृत हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, लगातार लोग जन समस्याओं को उठा रहे हैं। ऐसे में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे अच्छा इस बात से लगता है कि युवा विंग में जो मेरे साथ जदयू में थे, उन्होंने, और नीतीश जी के समाज से भी जो लोग थे, जो अगर वो 35-40 साल के होते तो मेरे साथ राजद में नहीं आते, क्योंकि वो युवा थे, प्रभावित हुए तो मेरे साथ राजद में आ गए। तो युवाओं को मैं बधाई दूंगा कि युवा इस बात की, इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कल भी एक युवा का डेलीगेशन आया था तो मुझसे बात किया उन्होंने। मैंने पूछा कि आप लोगों की क्या डिमांड है, तो उन्हें बोला कि सदर हॉस्पिटल अच्छा हो जाए, सड़कें बन जाएँ, जो लोग भागते भटकते रहते हैं कि कोई एमएलए नहीं है जो उनके रिकमेंडेशन पे साइन करे, ऐसा हो जाए। तो इन्हें बोला कि भाई इतने साल के बाद मैंने सुना है कुछ लोगों ने जनरल काम की एक्सपेक्टेड के लिए बोला है पब्लिक को, ये नहीं बोला कि मुझे आपके फंड में से कुछ काम मिल जाए, आप ये मुझे करवा दिए, मेरा टेंडर मैनेज करवा दीजिए, ये नहीं कहा। तो युवा तो है ही, युवा पर ही टिका हुआ है। वो अच्छा लगा, शिवहर के युवा इस बारे में पहल कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। जनरल काम जो नहीं करे उसको हटाइए। ये हमारे साथ थे नवनीत झा जी, और इनसे शिवहर जिले से और शिवहर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बातचीत किए। भैया आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।